तो आज के क्लास में आगे चलते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, है ना। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने हाउस होल्ड प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट उसको एक एंटीबायोटिक के बारे में पढ़ा था और एक बिवरेज के बारे में, है ना। क्वेश्चन आता है वहां से भी। इसके बाद चलते हैं कि केमिकल, एंजाइम्स, मेडिसिन, इसके क्षेत्र में, है ना। तो तीसरा जो होगा माइक्रोब्स, है ना। माइक्रोब्स इन केमिकल, एंजाइम एंड मेडिसिन प्रोडक्शन, है ना। तो बहुत सारे, और यहां से एक क्वेश्चन निश्चित रहता है, बस इसी से एक क्वेश्चन रहेगा ही। नीट में 12 में एक क्वेश्चन यहां से डिफिनिट रहता है, ज्यादा नहीं है। कुछ माइक्रोब्स है, जैसे देखो इसको ऐसे याद रखना है, जैसे इधर केमिकल है, इधर केमिकल लिखते हैं और इधर केमिकल और इधर माइक्रोब्स, है ना। तो केमिकल जो होता है, इसमें केमिकल में आपको जैसे आते बहुत सारे केमिकल आते हैं, जैसे आता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का निर्माण हम लोग एक बैक्टीरिया से करते हैं, उस बैक्टीरिया का नाम है एस्परजिलस नाइगर, नाइजर भी बोलते हैं, एस्परजिलस नाइजर। तो यह एक प्रकार का फंगस होता है। ये क्या है? एक प्रकार का फंगस, ठीक है। सिट्रिक एसिड हो गया। उसके अलावा बहुत सारे होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है, यह एक बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है, जिसको कहा जाता है एसिटोबैक्टर एसिटाई। एसिटोबैक्टर एसिटाई नाम से ही पता चल रहा है ये क्या है? बैक्टीरिया। आपको याद रखना है वो बैक्टीरिया है या फंगस है, ये पूछ देता है। उसके बाद तीसरा जो है सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, उसके बाद ब्यूटारिक एसिड। ब्यूटारिक एसिड भी जो प्राप्त निर्माण किया जाता है वह क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। इससे नाम से ही पता चल रहा है कि यह एक बैक्टीरिया है ना। इसके बाद चौथा जो है लैक्टिक एसिड, नाम सुने हो, जिसमें दूध को दही बनाते हैं, लैक्टिक एसिड भी, यह भी बैक्टीरिया से बनाया जाता है, जिसको लैब बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। यह भी एक प्रकार का बैक्टीरिया है। यह भी एक प्रकार का बैक्टीरिया है। उसके बाद एल्कोहल, आप समझ रहे हो, एल्कोहल को हम लोग वाइन भी बोलते हैं, दारू भी बोलते हैं। और इसके बारे में जानते हो कि यह एल्कोहल का निर्माण सैक्रोमाइसेस सेरेविसिया, यह क्या है? यह ईस्ट है, जिसको हम लोग बेकर ईस्ट या ब्रीवर ईस्ट भी कहते हैं। तो यह कुछ केमिकल्स थे जो कि अलग अलग, है ना। तो उसके अलावा क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम याद रखना, यह विटामिन B12 भी बनाने में हेल्प करता है ना। B12 को बनाने में क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम हेल्प करता है। तो यह सब एसिड है, अलग अलग चीज़ों में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग एसिड्स होते हैं, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड। तो केमिकल का नाम किस माइक्रोब से बना है, वो माइक्रोब कौन सा, उसको भी याद रखना है। क्योंकि देखें
कि ये पूछ ही देता है ना, ये केमिकल का नाम और इसका नाम क्या है वो भी पूछा जाता है। उसके अलावा दो तीन आपके एनसीईआरटी में इंजाइम्स का नाम दिया गया है। दो एंजाइम्स के बारे में लिखा हुआ है, दो तीन एंजाइम्स के बारे में लिखा हुआ है, और ये है एंजाइम्स है और इनका यूजेज लिखा हुआ है ना। एंजाइम्स में जैसे एक पहला लिखा हुआ है लाइपेजेज। लाइपेजेज इसका यूज क्या है? लाइपेज जो होता है इसका काम होता है ऑयल स्टेन, जो ऑयल का धब्बा होता है उसको हटा देना। जैसे लाइपेज को अगर आप कपड़े धोने में करोगे तो यह जो दाग तेल का जो दाग लग जाता है उसको ये खत्म कर देता है। तो इसका उपयोग लॉन्ड्री में किया जाता है। उसके अलावा डिटर्जेंट पाउडर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण वो जो स्टेन है ना छूट जाता है ना। इट यूज टू रिमूव ऑयल स्टेन फ्रॉम क्लॉथ, है ना। कपड़ों से ऑयल स्टेन को रिमूव किया जाता है, इसका यूज होता है। उसके अलावा लाइपेज का काम क्या है ना, यूज इन डिटर्जेंट, डिटर्जेंट में होता है ना। तो जाहिर सी बात है लॉन्ड्री में होता है इसका, है ना, लॉन्ड्री में इसको उपयोग किया जाता है। उसके बाद दूसरा जो है वह प्रोटीएज है, प्रोटीएजेज एंड पैक्टिनेजेज। इसका काम क्या है? देखो हम लोग जो मार्केट में जूस पीते हैं तो उसमें क्या करता है, मशीन उस फल को क्या करता है, निचोड़ देता है, उससे जूस निकलता है। लेकिन उस जूस में क्या होता है, फाइबर होता है। जूस को देखना कि उसमें क्या होता है, फाइबर तैरता रहता है। तो उस फाइबर का हम उसको भी पी लेते हैं। लेकिन जो बोतल में जूस वगैरह आता है आप लोग देखे होंगे, है ना, तो बोतल जूस जैसे फिज वगैरह आता है तो उसमें देखना या फिर पेपर में आता है पेपर जूस, तो एकदम क्लियर होता है। क्लियर कैसे होता है? ये प्रोटीएज या पैक्टिनेज जो होता है, अगर आप उस जूस में डाल दोगे, है ना, उस जूस में डाल दोगे तो यह उसमें जो फाइबर होता है उसको क्लीन कर देता है ना। पानी वाले तत्व को अलग कर देगा, फाइबर को अलग कर देगा। फिर इस पानी वाले तत्व को हम लोग जूस पैकेट में डाल करके उसको मार्केट में दे दिया जाता है। फाइबर ज्यादा अच्छा पियोगे नहीं ना, या फिर खराब हो जाएगा ना वो। और फाइबर तो उससे अच्छा तो पूरा फल ही खाओ, है ना। लेकिन अ, ये मार्केटिंग है ना जी, अलग चीज होता है। तो प्रोटीएज और पैक्टिनेज क्या करता है, ये क्या करता है, दीज एंजाइम, है ना, क्लियर द बॉटल जूस, है ना। ये बॉटल जूस को क्लियर करने में फायदा करते हैं, हेल्प करते हैं। दे रिमूव, है ना, फाइबर्स, ये फाइबर्स को रिमूव कर देते हैं जिसके कारण बॉटल क्लियर हो जाता है। तो यह दो एंजाइम का यूज दिया हुआ है एनसीईआरटी में। उसके अलावा और भी एंजाइम्स होते हैं, है ना। तो दोनों ही काफी आपके लिए रटने के लिए इतना ही काफी हो जाता है। एंजाइम्स के बाद अगर हम लोग मेडिसिन के फॉर्म में करें, है ना, अगर एंजाइम के बाद हम लोग मेडिसिन के फॉर्म में करें तो मेडिसिन में एक एंजाइम्स आता है ना,
एक्चुअली में वो एंजाइम्स ही हैं बट वो मेडिसिन है। ये एंजाइम्स ही हैं बट मेडिसिन है। जिसमें सबसे पहला जो एंजाइम लिखेंगे उसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। है ना, स्ट्रेप्टोकाइनेज। और यह जिस बैक्टीरिया से निकालते हैं उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। जिस बैक्टीरिया से इस एंजाइम्स को निकालते हैं उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। है ना। इस एंजाइम का यूज क्या है भाई? इस एंजाइम का यूज बहुत अच्छा है ना। इस एंजाइम्स का यूज बहुत अच्छा है। जैसे कि देखो, एक हार्ट अटैक का नाम सुने होंगे, है ना, जिसको थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। क्या होता है कि हार्ट अटैक कैसे आता है? जैसे मान लो ये ह्यूमन है, हार्ट है हमारा, शेप चेंज हो गया, ये हार्ट है हमारा। हार्ट का जो ब्लड वेसल्स होता है उस ब्लड वेसल्स को कहा जाता है कोरोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं? कोरोनरी आर्टरी। जब हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में घी वगैरह खाते हैं, फैट ज़्यादा खाते हैं, लिपिड ज़्यादा खाते हैं, तो इसमें धीरे धीरे ब्लॉकेज होने लगता है। क्या होने लगता है? ब्लॉकेज, जिसके कारण ब्लड सप्लाई हृदय में रुक जाता है। और मान लो ये ब्लॉकेज अगर लगभग पूरा हो गया तो ब्लड आना हार्ट मसल्स में बंद हो जाता है, जिसके कारण हार्ट का जो मसल्स है, ब्लड की कमी, ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होता है ना, डीजनरेट होने लगता है, जिसको कहा जाता है हार्ट अटैक। रप्चर्ड होने लगता है हार्ट मसल्स। वो हार्ट अटैक का दूसरा नाम है मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। क्या बोलते हैं? अगर ये मसल्स डीजनरेट होने लगा ऑक्सीजन की कमी के कारण, उसको कहा जाता है मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। इंफाक्शन, जिसके कारण हार्ट अटैक हो जाए। हार्ट अटैक हो गया तो फिर दिक्कत है। अब क्या होता है कि जैसे ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, यहां पर आपका ब्लॉकेज स्टार्ट हो गया, बताए थे, इसको कहा जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस। इसका ल्यूमेन जो होता है ब्लड वेसल्स का, ये छोटा होने लगता है। छोटा होने के कारण ल्यूमेन छोटा होने लगता है, जिसको हम लोग ब्लॉकेज बोलते हैं, जिससे हवा का पार होना कठिन होने लगता है। कहाँ ये कहाँ हो रहा है? कोरोनरी आर्टरी, हार्ट के आर्टरी में, ठीक है। धीरे धीरे ये ब्लॉकेज बढ़ने लगता है। ब्लॉकेज बढ़ने के कारण इस यहाँ का मेम्ब्रेन फट जाता है और वह केमिकल सिक्रेट कर देता है। और वह केमिकल क्या करता है? ब्लड का क्लॉटिंग करना स्टार्ट कर देता है। हाँ, ब्लड जमना स्टार्ट हो जाता है। कब होता है? जब ब्लॉकेज हो जाता है, ब्लड का फ्लो बंद हो जाता है और यहाँ ये फटने के कगार में आता है, तो यहाँ के मेम्ब्रेन केमिकल सिक्रेट करती है, जिसके कारण ब्लड क्लॉट हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉट। जबकि शरीर में नहीं होना चाहिए, लेकिन उस पेशेंट में ब्लड क्लॉट स्टार्ट हो जाएगा। अब इस ब्लड क्लॉट को वो हटाने में मदद करता है। ब्लड क्लॉट हो गया तो और खतरनाक है भाई, वो तो और करके क्या करेगा? पूरा ब्लॉकेज ही कर देगा। तो उस पेशेंट को जल्दीबाजी में क्या दिया जाता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज। अरे भाई, इसको इसको बहुत तरीका है। मेडिसिन होता है, मेडिसिन से खुल जाता है। उसके अलावा भी मशीन होता है, मशीन से, मशीन यहाँ डाला जाता है, ऐसे करके जाता है हार्ट में और इसको रगड़ देता है, रगड़ देता है तो खुल जाता है।
उससे भी नहीं हुआ, उससे भी ज्यादा हो गया तो बाईपास सर्जरी करते हैं, जिसको कब्ज बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। वो तो ट्रीटमेंट हो गया, नहीं काट के नहीं हटा सकते, मर ही जाएंगे तुरंत। क्या करेंगे, मान लो यहाँ ब्लॉकेज हो गया है ना, मेमोरी इंटरनल फीमेल में मेमोरी आर्टरी होती है और यहाँ से फेनस ब्लड, उसको क्या करते हैं ऐसे करके बाईपास करते हैं, तो खून इधर से बहेगा, इधर जाम है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यूज इसका, उसका यूज यहां पर लिखेंगे, उसका यूज यहां पर लिखेंगे। स्ट्रेप्टोकाइनेज है ना, स्ट्रेप्टोकाइनेज इन्वॉल्व इन क्लॉट बस्टर। बस्टर मतलब समझ रहे, क्लॉट को तोड़ने वाला, क्लॉट को तोड़ देगा टुकड़ों में। इन्वॉल्विंग क्लॉट बस्टर है ना, इन है ना, क्लॉट बस्टर मीन्स it remove clots from blood vessels है ना, क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल्स मतलब कोरोनरी आर्टरी। ऑफ पेशेंट हु अंडरगोज है ना मायोकार्डियल इंफाक्शन है ना, मायोकार्डियल इंफेक्शन विच लीड्स टू हार्ट अटैक। मतलब ये होना स्टार्ट होगा ना तो क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक। क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। समझ रहे हो, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज समझ गए, स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज है। ठीक है, ये आया समझ में। तो ये इसका मतलब है, ये क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट, क्या है इम्पोर्टेंट। उसके बाद और भी है, जैसे दूसरा नंबर जो है उसमें एक मेडिसिन है ना, उसमें एक मेडिसिन है ना, जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। यह मेडिसिन प्राप्त जो किया गया है उसका नाम है ना, वो एक प्रकार का फंगस होता है जिसको कहा जाता है ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पर्म। पॉलिस्पर्मम, तो ट्राइकोडर्मा जो है इससे क्या निकाला जाता है, साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है, इसका यूज बहुत, इसका भी यूज उसी तरह है खतरनाक। तो ये क्या करता है, यह इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग होता है। मतलब अगर इसको खा लोगे तो आपके इम्यून सिस्टम को दबा देगा। तो इम्यून सिस्टम को कब दबाया जाता है, जब हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं। मतलब मान लो किसी का किडनी बदलना है, तो दूसरे का किडनी ला रहे हैं, तो हमारा शरीर क्या करेगा, उसका विरोध करेगा इम्यून सिस्टम। तो जब तक लगाएंगे क्या करेंगे, दबा देंगे। वही दवा ये यूज करता है, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स को डाल देंगे, जिसके कारण वह उसका काम तमाम हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, यूजेज है ना, साइक्लोस्पोरिन ए इज इम्यूनो
सप्रेसिव ड्रग्स, है ना, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, है ना, इट यूज ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, है ना, प्रत्यारोपण बोलते हैं ना इसको हिंदी में, अंग को चेंज कर देना, है ना। सबसे अच्छा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किसमें होता है? सिबलिंग बोल रहा है, ट्विंस में। अगर दोनों ट्विंस है उसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट करेगा तो कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद जो सेफ्टी आती है वो आता है भाई बहन या भाई भाई में, सिबलिंग्स में, उसके बाद पेरेंट्स में आता है, और उसके बाद अदर्स में आता है। मतलब रिजेक्ट होने का खतरा होता है ना। मान लो किसी का किडनी शरीर में लगा रहे हो, आप कितना भी दबा रहे हो उसको, फिर भी कोई गारंटी है कि सब दब गया? रिजेक्ट भी तो हो सकता है। इसीलिए रिजेक्शन को रोकने के लिए सबसे पहला प्रायोरिटी, ट्विंस तो मिलेगा नहीं भाई, शायद ही कोई होता है, लेकिन सिबलिंग्स में होता है। तो देखते हो, सुने होंगे टीवी वगैरह में, है ना, बेटी ने दे दिया पापा ने, जैसे लालू यादव की बेटी ने किडनी दिया था, ध्यान नहीं है, तो उन्होंने दिया ना। तो माँ बाप बच्चों में या भाई बहन में, भाई भाई में, इनमें रिजेक्ट होने का खतरा कम होता है। अगर ये नहीं है, ये नहीं दे सकते हैं, तो अदर जो होता है उसको फिर देखा जाता है। अरे भाई ब्लड ग्रुप वगैरह वो कर लिया जाता है मैनेज। ब्लड हम नहीं ना चढ़ा रहे हैं, हम ऑर्गन डाल रहे हैं, ब्लड नहीं चढ़ा रहे हैं। ब्लड कैसे रहेगा? वो करना पड़ेगा ना भाई। हाँ, उसको करना पड़ेगा, उसको हटाया जाता है, वो ऑर्गन खाली रहता। ऐसा थोड़ा ना, मना ऑर्गन उससे लिया एकदम, उसमें ब्लड व्लड एकदम सना हुआ है और डाल दिया जाएगा, ऐसे नहीं होता। वो रखा रहता है, वो प्रिजर्व रहता है। वो क्या रहता है? प्रिजर्व रहता है ना। तो यहाँ पर तो वही होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। छुट्टी होगा, ले लेना, बहुत अंदर चला गया है ना। इसको चूहा के जैसा आपको अंदर जाना पड़ेगा, फिर निकालना पड़ेगा। निकल जाएगा, निकाल लीजिए। उसके बाद अगला जो है, अगला जो है कितना नंबर था? मेडिसिन वाला 2 था। तीसरा जो है, इसमें जो मेडिसिन यूज होता है उस मेडिसिन का नाम है स्टेटिन्स। क्या नाम है भाई? स्टेटिन्स। यह ईस्ट के द्वारा ऑब्स्ट्रक्ट किया जाता है। एक ईस्ट है ना, इस ईस्ट का नाम है मोनास्कस। क्या नाम है इसका? मोनास्कस, है ना, मोनास्कस पुरपेरियस। मोनास्कस पुरपेरियस ईस्ट है, ठीक है। इस मेडिसिन का यूज क्या होगा भाई? इस मेडिसिन का यूज क्या है? इस मेडिसिन का यूज है, हाँ, ये क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल कम कर देता है। क्या करता है? एक्चुअली में देखो, हमारा जो बॉडी है ना, उसमें कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाले केमिकल या एंजाइम होते हैं। हाँ, तेल मसाला खाओगे ना तो एंजाइम्स होता है, वो क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल को डिपोजिट करता है। आप तो तेल मसाला खा रहे हो, बहुत सारा तेल मसाला तो निकल भी जाता है ना, लेकिन उस तेल मसाले को कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में जमा करने का काम एंजाइम्स का होता है। ये जो स्टेटिन्स होता है, यह कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है इसका। देखो, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मतलब क्या होता है, ये पढ़ाएंगे आप लोग। अरे कहाँ पढ़ाना है, ये तो 11th में ही था। अच्छा, कॉम्पिटिटिव देखो क्या होता है, जैसे 10 लोग तैयारी कर रहे हैं, नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसमें से 4 लोग हो गए, 6 लोग क्या हो गए?
रिजेक्ट हो गए। तो जिसका सिलेक्शन हुआ उसका क्यों हुआ? इनका सीट खा गए, इनको इनहिबिट कर दिया ना, इन्होंने रोक दिया। क्या किया? हो सकता है अगला साल ये आ जाए दूसरे को रोक करके, कोई भी सिलेक्शन हो रहा है किसी को रोक के ना। तो यहां पर क्या होता है, स्टेटिन्स जो है वह इसका कंपटीटर होता है। इसका क्या होता है, मतलब इसके जगह पे ये बैठ जाता है, और इसका काम क्या है? कोलेस्ट्रॉल को घटा देना। इसका काम क्या है? कोलेस्ट्रॉल को घटा देना, इसका काम है बढ़ा देना। लेकिन ये कंपटीटर है इसका। अगर मान लो आपके शरीर में ये ज्यादा हो गया, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया, हम क्या करेंगे? स्टेटिन खा लेंगे। स्टेटिन खाने से क्या करेगा? ये इसके जगह आ जाएगा और ये धीरे धीरे क्या करेगा? कोलेस्ट्रॉल घटाने लगेगा। तो इसको कहा जाता है कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट। statins are कोलेस्टेरॉल लॉवरिंग एजेंट, जो कोलेस्ट्रॉल को क्या कर दे? लोवर्ड कर दे, कम कर दे। ठीक है? अरे भाई सब पता चलेगा। आप हाँफने लग रहे हो, मोटापा है आपके शरीर में, थोड़ा चल रहे हो तो डॉक्टर साहब हाँफ रहे हैं। हाँफ कह रहे हो? सब बढ़ गया आपका, बीपी वगैरह नॉर्मल नहीं है, पेट फुल, सब कुछ है। समझ रहे हो बात को? तो इसीलिए ऐसा होता है। वो पता चल जाएगा अपने मोटापा से, यहाँ लगेगा, भारी भारी लगेगा, हाँफ जाना, सब उसी का लक्षण है आपका। देखो सारा बीमारी कहाँ से होता है? ब्लड वेसल से। ब्लड वेसल्स आपका साफ रहे, ब्लड वेसल्स अगर क्लियर रहे तो कोई बीमारी नहीं होगा। फिर सारा बीमारी का जड़ आजकल तो बीपी वगैरह है। बीपी कम होना, बीपी ज्यादा होना, ज्यादा है तो ब्रेन में इफेक्ट, किडनी में इफेक्ट, बॉडी में इफेक्ट, बीपी का दवा खाओ तो वो इफेक्ट। अच्छा आज वीडियो, शॉर्ट वीडियो उसी पे बना देंगे, है ना? ब्लड क्लियरिंग एजेंट, जैसे ब्लड में उसी को सही रखो, आज उसी पे रिसर्च करके थोड़ा सा इधर उधर करके। तो स्टेटिन्स आर कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ये हो गया मेडिसिन कुछ। अब चलते हैं हम लोग कुछ गंदगी साफ करने में, है ना? कचरा साफ करने में, गंदगी साफ करने में। अच्छा, शहर का जो गंदगी होता है उसको क्या बोलते हैं? नाला वाला गंदगी। जैसे यहाँ नाला बहता है ना, उसको कहा जाता है सीवेज। क्या बोलते हैं? सीवेज। उसको साफ करना है। साफ करके कहाँ डालना है? गंगा नदी में। वही ना जाता है भाई। ये नाला कहाँ मिल रहा है? गंगा नदी में मिल रहा है। तो गंगा नदी में डायरेक्ट नहीं डाला जाता है, उसको साफ किया जाता है। जैसे यहां पर भी है, महेंद्रू में भी है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। पटना महेंद्रू है ना, वहां पर भी मेरे हिसाब से बहुत दिन पहले हम देखे थे। तो वहां साफ होता है तब गंगा नदी में जाता है, वो कम पॉल्यूटेड होके। क्योंकि ये मिल जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा ना फिर नदी हमारा। तो उसी को साफ करते हैं, आपके सिलेबस में ही है। तो क्या करते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट। क्या करते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट। पहले सीवेज क्या है भाई? शहर का कचरा। कचरा मतलब नाला वाला कचरा। तो सीवेज क्या बोल सकते हो? सीवेज में मेनली क्या होता है? आदमी का मल पदार्थ। मल पदार्थ होता है, उसके बाद सब्जी, पॉलीथीन, कंकड़ पत्थर, मिट्टी, ये सब होता है कचरा। तो सीवेज क्या होता है? इट इज, सीवेज क्या होता है? ये होता है इट इज वेस्ट इट इज म्युनिसिपल। म्युनिसिपल जानते हैं ना, सारी। इट इज म्युनिसिपल वेस्ट, है ना?
वेस्ट वाटर मेनली कंटेन्स ह्यूमन एक्सक्रीटा। भाई यहाँ पर जो बाथरूम वगैरह है सबका पाइप नाले में गया हुआ है। गांव जैसा नहीं, गड्ढा खोद दिया उसमें पाइप गया। यहाँ पर सब नाले में मिलता है, समझ रहे हो? इतना पॉपुलेशन है, सबका गया उसमें। तो मेनली क्या होता है, सर पूछा क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटा है, मल पदार्थ। ठीक है, तो नाला में गिर गया तो वही हो गया छोटी गंगा, है ना? पिक्चर में देखे हो ना, छोटी गंगा में कुदा दी। तो इसमें इसका ट्रीटमेंट जहां पर होता है उसको कहा जाता है एसटीपी। एसटीपी प्लांट होता है, इसका नाम क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अब हमको लग रहा होगा उतना काला पानी है फिर उजला कैसे हो जाएगा। अच्छा, उसको देखते हैं, धीरे धीरे आ जाएगा। तो एक डायग्राम हम बनाना चाह रहे हैं, और वो डायग्राम बना रहे हैं इसी को समझाने के लिए। क्या हो रहा है इसको? है ना, ये है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सीवेज डालते हैं, कचड़ा नाला वाला प्लांट होता है, सीवेज डाल दिया। ये सीवेज
पहले टैंक में आएगा, ठीक है ना। तो दो टाइप से ट्रीटमेंट करते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, पानी के साथ जितना भी सॉलिड मटेरियल है सबको हटा दीजिए। उसके बाद गंदा पानी बचेगा खाली, जिसको हम लोग इफ्लुएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गंदा पानी। मतलब उसमें कोई भी कंकर पत्थर बालू मिट्टी कुछ नहीं रहेगा, खाली वो क्या रहेगा, गंदा पानी, ठीक है। तो पहले तो गंदा पानी से कचरा निकालेंगे, उसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। फिर गंदा पानी को साफ करेंगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इसमें कई टैंक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो सीवेज आया, सीवेज जैसे आएगा, यहां पर आपको कई है ना, बंद कर दें, है ना। चलो कोई बात नहीं, हमारा प्लांट स्टार्ट हो गया, है ना। इसको छोड़ देना इसे जमा होने के लिए। जैसे ही यहां पे आएगा, है ना, तो जैसे यहां पर सीवेज आएगा, है ना, यहां पर छोटे छोटे बार्स लगे होते हैं इस तरह से। क्या हो रहा है भाई, इसको बंद तो है ही। इसमें छोटे छोटे बार्स लगे होंगे, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर जो भी पॉलीथीन वगैरह कचरा वगैरह जो है यहाँ जमा हो जाएगा, और ये क्या होगा, फिल्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको कहा जाता है फिल्ट्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन में क्या किया आपने, फिल्टर किया, कई बार इसको फिल्टर कर, मान लो कई बार हो गया फिल्टर, ठीक है। अब फिल्टर हो गया, अब क्या होगा, उसमें पानी होगा लेकिन कचरा होगा। अब क्या होगा, ये इधर क्या हो रहा है भाई, है ना। तो देखो अब इसको छुएंगे नहीं, ये क्या होगा, कचरा आएगा यहां पर, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, कंकर पत्थर वगैरह सब जमा होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीड प्लांट। क्या बोलते हैं इसको, ग्रीड प्लांट। क्या बोलते हैं इसको, ग्रीड प्लांट या ग्रीड टैंक। प्लांट है तो प्लांट क्यों लिखेंगे, टैंक लिखेंगे, ग्रीड टैंक। और इसमें आपको धीरे धीरे इसमें ग्रीट जमा हो जाता है। क्या जमा हो जाता है, ग्रीट मतलब क्या होता है ना, कंकर और सॉइल, पेबल्स। इसमें क्या जमा हो जाता है, सॉइल एंड पेबल्स, है ना, सॉइल एंड पेबल्स, ठीक है। ये जमा हो गया। अब ग्रिट टैंक के बाद इसको हम लोग डालते हैं इस तरह से, है ना, इस तरह से डालेंगे। अब इस टैंक को, अच्छा ग्रिट टैंक पहले ही हो जाएगा, ग्रिट टैंक पहले हो जाएगा, इसको बोलो सेटलिंग टैंक। ग्रिट टैंक हटाओ, इसको क्या बोलेंगे, सेटलिंग टैंक, ठीक है। तो यहां पर सेटलिंग, यहां पर क्या किया आपने, फिल्टर कर दिया, जो भी अब मटेरियल आया इधर आ गया, और जो भी कंकर पत्थर थे यहां जमा हो गया। इसको, इस टैंक को कहा गया सेटलिंग टैंक। सेटलिंग टैंक तक समझ गए। अब क्या होगा, जो पानी है, इन्फ्लुएंट है, वो क्या होगा, वो पानी यहां पर आ जाएगा। वो पानी जो बचा हुआ है वो यहां आ जाएगा, आ गया, ठीक है। अब सेटलिंग टैंक के बाद जैसे ही होगा, यहां पर आपने दो काम किया, फिल्ट्रेशन और एक है ना, सेडिमेंटेशन। क्या किए, सेडिमेंटेशन, दो काम, सेडिमेंट किए नीचे की ओर और फिल्ट्रेट किए।
अब जो भी इफ्लुएंट है ये कहलाएगा इफ्लुएंट। इफ्लुएंट क्या कहलाएगा? इफ्लुएंट। ठीक है, अब इफ्लुएंट इसमें आ गया। अब यहां से ये हो जाएगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो इस टैंक को कहा गया है, इस टैंक को कहा गया एरिएशन टैंक। ठीक है, इस एरिएशन टैंक में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगस को एक साथ यहां पर ग्रो करवा देते हैं। क्या करा देते? बैक्टीरिया और फंगस को ग्रो करवा देते हैं, जिसके कारण ये है ना जाल लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, जिसको कहा जाता है फ्लॉक्स। क्या बोलते हैं इसको? फ्लॉक्स। तो एरिएशन टैंक्स में आपने क्या किया, बैक्टीरिया और फंगस को आपने यहां डाल दिया। फ्लॉक्स ये मेस लाइक स्ट्रक्चर होता है, जाल जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये बैक्टीरिया और फंगस जो होता है, वो बैक्टीरिया और फंगस जो होता है वह होता है एरोबिक। कैसा होता है भाई? धन्यवाद। वो होता है एरोबिक। कैसा होता है? एरोबिक होते हैं यार, है ना। एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंगस। क्लियर? अब ध्यान, यहां पर बहुत काम होता है इस एरिएशन टैंक में। यह एरोबिक बैक्टीरिया फंगस क्या करते हैं, इफ्लुएंट है। ये क्या है? इफ्लुएंट मतलब गंदा पानी। ये बैक्टीरिया और फंगस है ना, ऑक्सीजन, पानी से ऑक्सीजन लेकर के इसमें जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको वह स्पिल्स करता है, मतलब उसको डाइजेस्ट करता है। क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। एक कहावत है ना, अगर पानी में ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल समझ रहे हो आप लोग, सब्जी, दाल, आदमी का फीकल, सब कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल समानुपाती होता है वाटर पॉपुलेशन। क्या होता है? वाटर पॉपुलेशन। वाटर पॉल्यूशन, पॉपुलेशन नहीं भाई। क्या होता है? वाटर पॉल्यूशन। समझ रहे हो? हाँ, वाटर पॉल्यूशन होता है। अगर आपको वाटर पॉल्यूशन मापना है तो ऑर्गेनिक मटेरियल को मापिए। ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं है तो पानी क्या है? शुद्ध होता है। क्या होता है? समझ में आया? तो पानी गंदा मतलब क्या होता है? उसमें क्या होता है? ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, अब देखो, ये बैक्टीरिया और फंगस, ये जो फ्लॉक्स होते हैं, यह क्या करते हैं, पानी का ऑक्सीजन लेते हैं और इसको तोड़ते हैं। क्या करते हैं? जिसके कारण ऑक्सीजन भी घटेगा ना, ऑक्सीजन घटेगा पानी वाला, और ये भी घटेगा। ये घट जाएगा तो वाटर पॉल्यूशन क्या होगा? ये ज्यादा रहेगा तो वाटर पॉल्यूशन ज्यादा। तो इस ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ने के लिए जितना ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उस चीज को कहा जाता है बीओडी। क्या बोलते हैं? बीओडी। बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायो मैग्नीफाइंग ऑक्सीजन डिमांड, या शुद्ध भाषा में, इसे देहाती भाषा में समझो, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना। बैक्टीरिया को, ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए जितना ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसको क्या बोलते हैं? बीओडी। क्या बोलते हैं? ठीक है, अगर बीओडी कम हो रहा है, ऑक्सीजन पानी में कम हो रहा है, इसका मतलब ये कम हो रहा है, लेकिन इसको तोड़ रहा है ना, और वाटर पोल्यूशन भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मेरा बात समझो। तो यहां पर आपने जो ध्यान देना, यहां पर आपने ये जो फ्लॉक्स दिया है बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया इसमें मौजूद ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ रहा है। क्या कर रहा है? तोड़ रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, तोड़ रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है
तोड़ रहा है, जिसके कारण धीरे धीरे ऑर्गेनिक मटेरियल कम हो जाएगा, बीओडी भी क्या होगा, कम हो जाएगा, वाटर पॉल्यूशन भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसको तो आप चेक नहीं कर सकते ना भाई, ऑर्गेनिक मैटर को तो हाँ ये चेक कर सकते हैं ऑक्सीजन कितना है उस पानी में, उसको भी मापा जाता है। तो अगर ऑक्सीजन घट गया बहुत ज्यादा तो समझो ये भी घट गया है, क्योंकि डिमांड नहीं हो रहा है। डिमांड बीओडी, डी मतलब डिमांड, ऑक्सीजन का डिमांड, ऑक्सीजन डिमांड होता है, घट गया। अब जैसे ही घटा, अब जैसे ही घटा है ना, उसको क्या करते हैं, अगले टैंक में डाल देते हैं, जिसको बोलते हैं क्लैरिफाइड टैंक। ठीक है, क्लैरिफाइड टैंक। ठीक है, अब क्या होगा, यहां पे ये जो फ्लॉक्स है, उसको क्या करेंगे हम, एक नल के माध्यम से, एक नल के माध्यम से एक टैंक में डाल देंगे, जिसको कहा जाता है एनारोबिक डाइजेस्टर टैंक। क्या बोलते हैं, डाइजेस्टर टैंक। इसका नाम है एनारोबिक डाइजेस्टर टैंक। तो यहां पर ये जो जमा हो गया, ये क्या हो गया, आपने फ्लॉक्स को जमा कर दिया। ठीक है, अब ये जो फ्लॉक्स है, इस फ्लॉक्स को आपने सेटल कर दिया, इसको कहा जाता है एक्टिवेटेड स्लज। स्लज मतलब क्या होता है, कीचड़। क्या होता है, कीचड़। ठीक है, स्लज मतलब क्या होता है, कीचड़। और यहां पर भी स्लज है ना, सॉइल और पेबल्स का, है ना, इसका भी है। तो इसको कहा जाता है प्राइमरी स्लज। क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी स्लज। प्राथमिक स्लज मतलब क्या होता है, कीचड़। यहाँ कीचड़ जमा हुआ, इफ्लुएंट बचा, इफ्लुएंट को आपने एरिएशन टैंक में डाला, यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर का डिग्रेडेशन हुआ, फिर इसको यहाँ डाला, और क्या किया हमने, ये जो फ्लॉक्स लिया था उसको सेडिमेंट करवा दिया, और ये कीचड़ के रूप में आपको दिखेगा, जिसको क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड स्लज। क्या बोलेंगे, अब इस एक्टिवेटेड स्लज को आपने यहां पर डाल दिया, डाल दिया, डाल दिया, और जो शुद्ध पानी था, जो अब लगभग शुद्ध हो चुका है, ये जो शुद्ध पानी है, इसको आपने इसमें जमा कर दिया। इसमें क्या किया, जमा कर दिया। और ये जो एक्टिवेटेड स्लज, स्लज मतलब कीचड़, एक्टिवेटेड मतलब चूंकि ये लिविंग है, इसको यहां डाल दिया। अब क्या करेंगे, इसका डाइजेस्टर नाम क्यों पड़ा है, देखो इसमें एक विशेष प्रकार का, अलग तरह का, अलग तरह का बैक्टीरिया डाल देते हैं। इस बैक्टीरिया जो होता है या एनारोबिक होता है। क्या होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया। क्या होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया। अब ये एनारोबिक बैक्टीरिया इसको डाइजेस्ट कर जाएगा, किसको, एरोबिक जो फ्लॉक्स था, फ्लॉक्स था उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट कर जाने के कारण, है ना, डाइजेस्ट कर जाने के कारण यहां पर कौन कौन सा गैस बनता है भाई, बताओ, मीथेन, उसके बाद देखो बहुत पूछा जाता है, ये क्या होता है, बहुत पूछा जाता है भाई।
मीथेन होगा, उसके बाद H2S गैस होगा, उसके बाद नहीं मिला, नहीं मिल रहा है आप लोगों को। नहीं मिल रहा जी। हाँ, तो क्या क्या है यहां पर जो गैस होगा उसका नाम लिख देते हैं, है ना, मीथेन, CH4, H2S और CO2। इसमें मेन गैस कौन सा होता है? मीथेन। कौन सा होता है? अब इन तीनों गैस को मिलाकर के हम लोग बायोगैस बोलते हैं, या गोबर से भी निकलता है, गोबर से तो मीथेन निकल, इसको कहा जाता है बायोगैस, है ना। गैस निकाल लिया, गैस निकाल लिया ना जी, गैस निकाल लिया, उसके बाद जो बचा उसको क्या किया हमने, इस तरह एक वेसल्स होता है उसमें डाल दिया उसको, ये जो डाइजेस्ट किया गया है, पानी इसका उड़ जाता है, फिर इसको खेत में डाल देते हैं। कहाँ डाल देते हैं? अब पानी हम लोग को साफ करना था। अब यहां पर क्या है, यहां पर भी हम लोग इसको पानी को फिल्टर करेंगे थोड़ा सा। कैसे करेंगे? यहां पर क्लोरीन डाल देंगे। क्या डाल देंगे? Cl मतलब होता है क्लोरीन। अब यहां पर क्लोरीन डालने से क्या फायदा हुआ? पानी में जो भी फास्फोरस है, जो भी नाइट्रोजन वगैरह है, जो भी बैक्टीरिया वगैरह है, वो सारा क्या होगा, ये हटा देता है, और ये पानी अब शुद्ध हो गया। अब इस शुद्ध पानी को कहाँ डाल देंगे? रिवर में या पोन्स, तालाब वगैरह में, इन सभी में हम लोग डाल देंगे। ये देखो, ये स्लज है ना, स्लज, इसको क्या करना है आपको? ये तो कीचड़ है, कोई काम का नहीं है। ये आया, फेंक दिया, इसी से निकाल के फेंक देंगे। और ये वाला जो आएगा काम होगा तो इसको यूज कर लेंगे, वही करेंगे। निकालना पड़ता है, इसको जमा होते रहता है, उसको निकालते रहता है। समझ गए ना इतना सारा चीज? अब समझाते हैं हम। तो सीवेज जो ट्रीटमेंट होता है दो तरह से, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में दो चीजें करते हैं, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन में सीवेज का फिल्टर करते हैं बार बार, और सेडिमेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं, सॉइल और पेबल्स को नीचे सेटल करते हैं। ठीक है, सेटल होने के कारण यह प्राइमरी स्लज, प्राथमिक स्लज बनाता है। ठीक है, अब जो गंदा पानी बच गया उसको क्या बोलेंगे? इफ्लुएंट। इफ्लुएंट, ये जो गंदा पानी है, फिर इसको एक टैंक में डालेंगे जिसको क्या बोलते हैं? एरिएशन टैंक। तो ये प्राइमरी ट्रीटमेंट था। अब इधर से इधर जितना भी हो रहा सब सेकेंडरी। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? सबसे पहले इफ्लुएंट को, गंदा पानी को टैंक में डालने के बाद इन बैक्टीरिया और फंगस से क्या करेंगे, इसके ऑर्गेनिक मैटर को तोड़वा देंगे। धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर बीओडी घटेगा। बीओडी घटेगा मतलब समझ आएंगे, वाटर पॉल्यूशन कम हुआ, ऑर्गेनिक मैटर कम होगा। जैसे ही बीओडी बहुत कम हो जाता है, इसको क्लैरिफाइड टैंक में डाल देते हैं। इसको क्या करते हैं? क्लैरिफाइड टैंक में डाल देंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जो ये फ्लॉक्स है इसको सेडिमेंट करवा देंगे। क्या करा देंगे? नीचे जमा देंगे, इसको नीचे बैठवा देंगे। इसको कीचड़ ये बन जाएगा ना, ये तो कीचड़ होगा, साफ नहीं होगा। इसको बोलेंगे एक्टिवेटेड स्लज, कीचड़, है ना। मतलब एक तरह से ये भी बोल सकते हो बैक्टीरिया का कीचड़, फंगस का कीचड़, है ना। अब इस कीचड़ को क्या किया, एक टैंक में डालेंगे जिसको कहा जाता है डाइजेस्टर टैंक। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टर टैंक। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया डालते हैं। या एनारोबिक बैक्टीरिया इस बैक्टीरिया को क्या करता है, किल कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, इसलिए इस पूरा नाम इसका क्या होगा, एनारोबिक डाइजेस्टर टैंक, है ना। इसमें डाल दिया, धीरे धीरे इसको हटा लेंगे। और ये वाला जो बचा अब साफ हो गया है, बस क्लोरीन डाल देना है पानी में और उसको गंगा नदी या कहीं पर बहा देना। तो ये हो गया सीवेज ट्रीटमेंट, है ना।
तो इसको लिख लिया जाए। इसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। टू स्टेप में इसको ट्रीट किया जाता है। पहला होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, इसमें दो चीजें करते हैं, फिल्ट्रेशन, और इसमें जो करते हैं हम लोग सेडिमेंटेशन। ठीक है। फिल्ट्रेशन जो होता है इसमें क्या करते हैं, है ना, सीवेज डेब्रिज आर फिल्टर मेनी टाइम्स, है ना। और सेडिमेंटेशन में क्या करते हैं, ग्रीट लाइक सॉइल एंड पेबल्स, है ना, सेटल इन settling tank that is called primary sludge। प्राइमरी स्लज। उसके बाद जो तैरता पानी, गंदा पानी जो बचा है ना, सुपरनेटेंट, है ना, डर्टी वाटर, सुपरनेटेंट डर्टी वाटर जिसको क्या बोलते हैं, इफ्लुएंट, है ना, सेंड टू सेकेंडरी ट्रीटमेंट। मतलब सुपरनेटर मतलब क्या होता है, तैरता हुआ, क्या होता है, जो जम गया नीचे बैठ गया। तो वो जो इफ्लुएंट है उसको कहां भेज दिया गया, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। कहां पर, तो ये प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया, अब दूसरा होगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या क्या करना है आपको, यहां पर सबसे पहले, है ना, इफ्लुएंस, है ना, सेंड टू एरिएशन टैंक where aerobic bacteria, fungus present in form of मेस मतलब क्या होता है, जाल के, मेस, डेट इज कॉल्ड, इस मेस को क्या बोला जाता है, फ्लॉक्स, है ना, फ्लॉक्स। एरोबिक बैक्टीरिया, है ना, यूज ऑक्सीजन टू डाइजेस्ट ऑर्गेनिक सबस्टांस which is called BOD। फुल फॉर्म क्या होगा इसका, है ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोमैग्निफिकेशन ऑक्सीजन डिमांड,
है ना, ठीक है। When BOD reduce, when BOD reduce मीन्स क्या होगा, वाटर पॉल्यूशन रिड्यूस, है ना। when BOD reduce then these सीवेज सेंड टू, कहां सेंड किया जाएगा इसको, कहां सेंड किया जाएगा, दूसरे टैंक में, टैंक का नाम, तो इसको टैंक सेंड टू, है ना, सेंड टू क्या है, क्लैरिफाइड, क्लैरिफाइड टैंक है, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है ना। सेंड टू सेटल फ्लॉक्स, है ना, सेंड टू सेटल फ्लॉक्स इन टैंक, है ना, फ्लॉक्स को भेजा जाता है सेटल होने टैंक, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज, है ना। तो देखो ये जो एक्टिवेटेड स्लज है इसमें एरोबिक बैक्टीरिया है, थोड़ा सा जैसे दूध में थोड़ा सा दही रखते हैं ना उसको जमाने के लिए, उसी तरह एक्टिवेटेड स्लज को थोड़ा सा पार्ट फिर कहाँ डाल देते हैं, एरिएशन टैंक में, क्या कि वहां पर काम दिया ना, वो यहाँ पर काम नहीं है उसका, अरे इसको हटाना पड़ेगा ना, काम तो वहां पर किया है लेकिन ये हमारे लिए सही नहीं है ना, इसने भले ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ दिया है, ऑर्गेनिक मैटर कम हो गया, लेकिन ये हमारे लिए सही नहीं है, तो इसको भी खत्म करना पड़ेगा, है ना, एक्टिवेटेड स्लज। तो क्या करेंगे अब, एक्टिवेटेड स्लज सेंड टू, है ना, एनाएरोबिक digester tank where anaerobic bacteria digest flocks, so three gases are produced, है ना, तीन गैस क्या क्या थे, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों को बायोगैस कहा जाता है। अब जो पानी बचा वो क्या बचा, है ना, वाटर सेंड टू रिवर और पोन्ड्स, तालाब में भी नहीं डालते, रिवर्स में, समुद्र में, यहाँ पर डाल देते, तो इस तरह से आपको ट्रीटमेंट हो गया, इस तरह से क्या हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, समझ रहे हो। अब थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, आगे एक क्लास में और में ये खत्म हो जाएगा, तो क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा पिछले क्लास का ही, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में छोड़ दिया था, 12 के क्लास में कहां तक बनाया था आपने, 6 तक। सात नंबर यह जो है बायोटेक्नोलॉजी यानी एप्लीकेशन का है, अगले क्लास में हम लोग और पढ़े इसका क्वेश्चन करेंगे। 7 नंबर देखो, अब याद करो, पीछे चलते हैं हम लोग, बैक चलते हैं, व्हाट ट्रिगर एक्टिवेशन ऑफ प्रोटोऑक्सिन टू एक्टिव बीटी टॉक्सिन ऑफ बैसिलस इन बॉल वॉर्म, तो बताओ, मतलब बीटी टॉक्सिन को एक्टिवेट कौन करता है, एल्कलाइन मीडियम, तो क्या होगा आंसर,
ए बी सी डी, बी होगा, है ना। बताए थे कि बीटी टॉक्सिन तभी एक्टिवेट होता है जब वह कीड़े के गट में जाता है, क्योंकि यहाँ पर एल्केलाइन मीडियम होता है, तो बी हो जाएगा। आठ नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस। बताइए, ए नंबर, बी नंबर, डी नंबर। क्या चीज? अच्छा, गोल्डन राइस में क्या होता है भाई? विटामिन ए। गोल्डन राइस को इसलिए बताया गया था ताकि जो इसमें न्यूट्रिशन ज्यादा रहे। क्या रहे? न्यूट्रिशन ज्यादा। तो क्या हो जाएगा भाई? विटामिन ए। विटामिन ए देखो और मार दो। 9 नंबर, ऑल आर द बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन ऑर्डर टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन एक्सेप्ट, छोड़ करके। कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है जो फूड प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाता है? बी, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। कितना बड़ा मिस्टेक कर रहे हो। एग्रोकेमिकल तो बताए थे ना यार, 3 मेथड बताए थे ना। एक तो एग्रोकेमिकल मतलब केमिकल देके, दूसरा ऑर्गेनिक फार्मिंग तो है ही, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप, इसको तो गलत बोल ही नहीं सकते भाई। क्या होगा? एपी कल्चर। एपी कल्चर आप लोग नहीं पढ़े हो। एपी कल्चर मतलब क्या होता है? मधुमक्खी पालन। तो इसको तो कोई मतलब ही नहीं है फूड प्रोडक्ट। हाँ मतलब क्वेश्चन एजी है, आप लोग इसको नहीं जानते हो इसलिए, है ना। इससे तो फूड प्रोडक्शन नहीं बढ़ा रहे। ऑर्गेनिक फार्मिंग बताए थे, जो हम लोग गांव में गड्ढा करके जो बनाते हैं, हाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये तो बनाया हुआ है। 10 नंबर बताइए, फिर आ गया गोल्डन राइस। सब आया ये क्वेश्चन है, उसके बाद हमने लिखा नहीं है। क्या होगा? डी हो जाएगा, विटामिन ए। 11 नंबर, बीटी टॉक्सिन जीन। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बीटी प्लांट का उदाहरण पूछ रहा है ना, बीटी प्लांट। कॉटन भी है, बीटी कॉर्न भी है, सोयाबीन भी है, टोमेटो भी है, लिखाए थे ना। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, है ना। सब ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें बीटी जीन को क्लोन किया गया, डाल दिया गया। 12 नंबर, हाँ देखो क्वेश्चन पूछा था ना आपने, आपसे कि आखिर हम लोग उतना जीएमओ बना रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बना रहे हैं, तो उसको मार्केट में क्यों नहीं उतारा जाता है? सबको 1% भी मार्केट में नहीं उतारा जाता है। उसका कारण है, देखो ये आया हुआ नहीं है लेकिन क्वेश्चन डाले हैं ताकि आपको पता हो क्या दिक्कत होता है। टॉक्सिसिटी इन ह्यूमन बीइंग, आपको मालूम नहीं, आप भले आंसर दे दिए हो। क्या करता है ये? टॉक्सिसिटी मतलब पॉइजनस कॉज करने लगता है, एलर्जी होने लगता है उसको खाओगे। उसके बाद हाँ, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब हमारे एलिमेंट्री कैनाल में है ना, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, है ना। 13 नंबर,
एक सेकेंड रुक जाओ। एक सेकेंड इसको लाने दो। हाँ हाँ अब सही है। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बीटी टॉप प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियम बैसिलस, सेलेक्ट द करेक्ट वंस। ये आया हुआ क्वेश्चन नहीं है लेकिन आपकी नॉलेज के लिए। मोस्ट स्टेन ऑफ बैसिलस प्रोड्यूस प्रोटीन दैट किल सर्टेन इंसेक्ट सच एज लेपिडोप्टेरेंस, कोलियोप्टेरन, डिप्टेरन। ये सही है, सही है ना। दूसरा नंबर बी, बीटी टॉक्सिन protein do not kill the bacteria themselves because the toxin protein occurring active are called prototoxin। ये भी सही है, all of these हो जाएगा। 14 नंबर बोले थे याद करने के लिए, 3 को लिखा था ना क्राइजीन, उसमें क्या था उसको वहीं याद रखो तब बनेगा। क्राई फर्स्ट एवी किसके लिए था बताए थे, क्राई फर्स्ट एवी, क्राई सेकेंड एसी, उसके बाद क्राई, बताओ देख के बताओ, इसको बना लेना। क्या सी होगा? क्राई फर्स्ट एवी किसके लिए है, कॉर्न बोरर के लिए या कॉटन बॉलवर्म के लिए? कॉटन बॉलवर्म के लिए, ये कॉर्न बोरर के लिए। इसको रट लेना, वो आएगा नहीं क्वेश्चन। अरे आपको लिखा है एनसीईआरटी में भी है, ऐसे नहीं समझ में आएगा, उसको याद कर लो। 15 नंबर, द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफ्रेंस हैज बीन यूज्ड टू मेक टोबैको प्लांट रेसिस्टेंट टू। किससे रेसिस्टेंट बनाता है आरएनए इंटरफ्रेंस? बताओ जी, ए या बी होगा? आप लोग तो भूल जाते हो। अरे भाई यही था ना, निमेटोडा, मिलोडिगाइन इनकोग्निशिया, बी हो जाएगा ना। अब बैसिलस से ये तो बीटी है, ये तो हेल्पफुल है हमारे लिए, ये हानि थोड़े ना पहुंचाता है, रेसिस्टेंस इससे थोड़े ना होना है हमको। निमेटोडा लिख दिया है, टोबैको प्लांट, यही निमेटोडा है, मिलोडिगाइन इकोग्निशिया, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसको पढ़ के आना, फिर अगले क्लास में फिर इसी तरह कर लेंगे, समझ रहे हो? तो आज का क्लास रहने देते हैं यहीं तक, है ना, आज यहीं रहने देते हैं, है ना। हाँ कल परसों